तो क्या लिखा है चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, जिसका एम क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, ग्रुप गोल्स हैं, उन्हें आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सको। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें 3 मेजर एलिमेंट्स हैं डेफिनेशन में। एक है आपका सबसे पहले प्रोसेस, दूसरा है अचीविंग ग्रुप गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, और तीसरा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्या लिखा है? मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाई ऑल द मैनेजर्स, जो कि एक सीरीज है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की, जो कि हर मैनेजर परफॉर्म करते हैं एट ऑल द टाइम इन ए प्रॉपर सिक्वेंस। ठीक है, आपके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों फंक्शन जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, और सारे मैनेजर्स इन फंक्शंस को कुछ हद तक परफॉर्म करते हैं इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इसी। दूसरी बात लिखी है डेफिनेशन में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। बोथ इफेक्टिव और एफिशिएंट बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें चाहिए होती मैनेजमेंट के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है कि कंप्लीटेशन ऑफ टास्क या अचीविंग टारगेट्स ऑन टाइम। जो भी आपको काम मिला है या जो भी आपको टारगेट मिला है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। जबकि एफिशिएंट का मतलब होता है कि आपको काम करना है, डूइंग टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगे, और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होने चाहिए। यानी कि सिंपली बताएं तो इफेक्टिव हमेशा फोकस करता है एंड पे, रिजल्ट पे फोकस करता है, जबकि ये फोकस करता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे फोकस करता है। उसके बाद तीसरी टर्म्स यहाँ पर लिखी है कि अचीविंग द ग्रुप गोल्स, कॉमन गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जितने भी फंक्शंस या जो भी एक्टिविटी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में करता है, फिर वो मैनेजर हो, एम्प्लॉय हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हो, डायरेक्टर्स हो, बोर्ड, वो हमेशा किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? हमेशा डायरेक्टेड होनी चाहिए टूवर्ड द अचीविंग द कॉमन गोल्स। कॉमन गोल्स कहते हैं, ग्रुप गोल्स कहते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन गोल कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न डेफिनेशन में 3 एलिमेंट्स आते हैं। वो तीनों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहले आपका एलिमेंट है प्रोसेस, ठीक है, यानी कि सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। दूसरे, ये जो गोल्स हम लोगों को अचीव करने, ठीक है, कॉमन गोल्स अचीव करने, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव होने चाहिए। फिर हम लोग डिस्कस किया इफेक्टिव एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, इफेक्टिव एफिशिएंसी की मीनिंग क्या है। कभी कभार एक क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी के रिलेशनशिप क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, नीड्स क्या है इनकी ऑर्गेनाइजेशंस में या मैनेजमेंट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात देखें, आप जो लिखी है कि इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। केवल काम समय पे कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। अगर मान के चलिए कोई टास्क आपको मिला है, कोई काम आपको मिला है, और आपने अगर वो टाइम कंप्लीट तो टाइम पे कर दिया, बट इट मस्ट डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और अगर आपने उसे रिसोर्सेज बर्बाद करके अगर अचीव किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि केवल काम कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं होगा। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, बट इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि आपको इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी होना चाहिए। आपको वो काम करेक्टली करना है, साथ साथ बिना रिसोर्सेज को बर्बाद किए हुए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि वर्कर्स ने 1000 यूनिट्स बनाने थे, उसने टारगेट अचीव कर लिया, पर वेरियस रिसोर्सेज का वेस्टेज किया और मिस हैंडलिंग ऑफ मशीन भी करी, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैनेजर जो एम्प्लॉय वर्कर्स था वो इफेक्टिव तो था पर एफिशिएंट नहीं था। तो हम लोग कह सकते हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी आर इंटर रिलेटेड, एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दोनों ही, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आगे लिखा है जस्ट लाइक इट टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, वन विदाउट अदर इज नो यूज। दोनों एक एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर ये बात लिखी थी, पहला टॉपिक था हम लोगों का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ी, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या थी, उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़े, और रिलेशनशिप क्या थी इफेक्टिव एफिशिएंसी में, वो पढ़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेट इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटे, याद रखना है चैप्टर नंबर 1 में
नेचर्स अगर आपसे पूछे जाएंगे, जब भी आपसे नेचर पूछा जाएगा तो आप लिखोगे, अगर आपसे नेचर पूछा जाएगा तो आप हमेशा याद रखना नेचर के लिए आपके पास बचता है मैनेजमेंट एज एन साइंस। कैसी साइंस होती है? इनएग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो अगर नेचर से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाएंगे तो ये आते हैं, मैनेजमेंट के नेचर्स में ये आते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेक्टरिस्टिक, तो 7 करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों कहा जाता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? क्योंकि जितने भी फंक्शंस या जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी मैनेजर्स, एम्प्लॉय या इंडिविजुअल्स करते हैं, वो किस डायरेक्शन में करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के गोल अचीव करने में। जैसे सपोज करो, अगर आपको एक टारगेट मिला 1000 कंप्यूटर्स को सेल करने का, ठीक है, तो उसके लिए सेल कैसे की जाएगी, उसकी जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हो, डिस्काउंट क्या दोगे, ठीक है, किस तरह के कस्टमर को टारगेट करोगे, ये जितने भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जितने भी एक्शंस या एक्टिविटी या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, वो किस डायरेक्शन में कर रहे हो? आपको 1000 सेल्स करने हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर है। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों? बिकॉज ऑल द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स और इंडिविजुअल्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। दूसरी लिखा है मैनेजमेंट इज एन परवेसिव इन नेचर। परवेसिव यानी कि यूनिवर्सल है, बिकॉज मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर और लोकेशन। इससे मैटर नहीं करता कि उसका साइज क्या है। साइज का मतलब हो गया वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कोई मैटर नहीं करता। नेचर का मतलब हो गया प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, इससे भी कोई मैटर नहीं करता। लोकेशंस का मतलब हो गया इंडिया में स्टैब्लिश है, आउटसाइड इंडिया स्टैब्लिश है, या रूरल एरिया में स्टैब्लिश है, अर्बन एरिया में, इससे भी कोई मैटर नहीं करता। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, उसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्कूल में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही किसी भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हो, उनको भी मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। तीसरी पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर कंटिन्यूस। कंपोजिट वर्ड भी यूज किया जा सकता है। कंपोजिट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कंटिन्यूस लिखा है बिकॉज ऑल द मैनेजर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो एक सीरीज ऑफ फंक्शन से बना हुआ है, जो कि सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं एट ऑल द टाइम। एट ऑल द टाइम का मतलब ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है ना, एट ऑल द टाइम का मतलब हो गया ऑन कंटिन्यूस बेसिस, कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है, तो सारे मैनेजर परफॉर्म करते हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस। मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों? क्योंकि जितने भी सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं ऑल द मैनेजर एट ऑल द टाइम। ठीक है, कंपोजिट भी टर्म्स कभी कभार यूज कर ली जाती है कि मैनेजमेंट इज एन कंपोजिट प्रोसेस बिकॉज जितने भी फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती जब तक आपने प्लानिंग ना करी हो, स्टाफिंग नहीं हो सकती जब तक आपने ऑर्गेनाइजिंग ना करी, डायरेक्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं करे, स्टाफिंग ही नहीं करी तो डायरेक्टिंग नहीं हो सकती। तो ये सारे फंक्शंस आपके कैसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा। यानी कि पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसीलिए कंपोजिट है, आपस में इंटर रिलेटेड फंक्शंस है। उसके बाद लिखा है मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटीज क्यों कहा जाता है मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट इज एन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। क्यों कहा जाता है? बिकॉज मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिफरेंट पीपल्स। हम लोग सब लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग काम करते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन सब डिफरेंट पीपल्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना या मैनेज करना, ठीक है, एज ए टीम, किसकी तरह? टीम की, जिससे कि डिजायर गोल्स को अटेंड किया जा सके। डिजायर गोल्स का मतलब कॉमन गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके। फिफ्थ फंक्शन आप फीचर्स आपका लिखा हुआ है डायनेमिक फंक्शंस या एक्टिविटीज। मैनेजमेंट डायनेमिक क्यों है? बिकॉज इट हैज टू मॉडिफाई इट्स गोल्स एंड एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और एक्टिविटीज को मॉडिफाई करता है एज पर द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसके अकॉर्डिंगली? जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आया। आजकल टीचिंग्स करने का ढंग बदल गया, किसकी वजह से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहा है। ठीक है,
तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, ठीक है ना, ऐसे कोई भी एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी गोल्स और एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल्स और एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सकती है एज पर द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें एग्जाम्पल मैकडोनल्ड का भी लिया जाता है, ठीक है। मैकडोनल्ड ने भी अपने, जब इंडिया में उसने बिजनेस स्टैब्लिश किया तो उसने अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस करे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल और इनविजिबल फोर्सेस बिकॉज इट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन और टच। मैनेजमेंट इंटेंजिबल या इनविजिबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके फंक्शंस जो हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, या कोई भी उसकी एक्टिविटीज उसे आप फिजिकली सीन और टच तो नहीं कर सकते। कोई भी एक्टिविटीज, टॉप मैनेजमेंट की हो, मिडिल मैनेजमेंट की हो, लो लेवल्स की हो, किसी भी लेवल की हो, ठीक है ना, टॉप लेवल की, मिडिल लेवल की या लो लेवल की, किसी भी लेवल की एक्टिविटीज़ या फंक्शंस हो, ठीक है, उसे आप फिजिकली सीन और टच नहीं कर सकते, बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, इसकी प्रेजेंस हम लोग फेल्ट कर सकते इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। किसके फॉर्म में? रिजल्ट के फॉर्म में, वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मीट और नॉट। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम कर रहा है, एफिशिएंटली काम कर रहा है, यानी कि इनविजिबल फोर्स है। रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे फील कर लेते हैं, बट हाँ, इट कैन नॉट बी सीन और फिजिकली सीन और टच नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? मैनेजमेंट इज एन मल्टी डायमेंशनल या मल्टीफेटेड क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज नॉट एन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होती है जिसमें कि कई सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो कई सारे डायमेंशन है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तीन है यहाँ पर। तो बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट ए सिंगल एक्टिविटी, इंक्लूड द फॉलोइंग डायमेंशंस और एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये सोचता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम के लिए आती है। स्कूल बना है एजुकेशन देने के लिए, हॉस्पिटल बना है लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैनेजमेंट का एम होता है जिस काम वो ये चेक करती है, ये इंश्योर करती है द वर्क इज परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये जो वर्क डिसाइड किया ऑर्गेनाइजेशन वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स का मतलब हो गया कि काम किसके थ्रू कराना है? लोगों के थ्रू। तो उस पर उसे कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे सोचना है, ये भी हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद तीसरी बात यहाँ पर लिखी है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करा देना, कोई भी प्रोसेस करना या किसी भी ढंग से आपका आउटपुट निकलना। तो इट इज़ ए मिक्सचर या कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्या कराना है और किससे कराना है, ठीक है ना, कौन क्या करेगा। जब आप इसको मिला देते हो, कंबाइन कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट क्या आ जाते हैं? आपके आउटपुट निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि इसमें तीन एक्टिविटीज है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आप डिसाइड करते हो व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स में हु इज टू डू इट, कौन करेगा। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हाउ इज टू डू इट, ठीक है, कैसे होगा। तो ये सब थी आपके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हम लोगों का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग का दूसरा, उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो एंड या रिजल्ट्स होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस की सारी एक्टिविटी डायरेक्ट की जा रही है। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स है, ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल, जिसे हम लोग इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब ऑर्गेनाइजेशन खुद के बारे में सोचती है, डेट इज कॉल्ड द इकोनॉमिकल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में सोचती है, सोशल ऑब्जेक्टिव। जब वो अपने एम्प्लॉइज के बारे में सोचती है, डेट इज कॉल्ड द पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द सर्वाइवल एंड ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किससे रिलेट करते हैं? सर्वाइवल एंड ग्रोथ से रिलेट करते हैं। तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक के, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब क्या है? सर्वाइवल इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सर्वाइवल एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सर्वाइव करती रहे और एग्जिस्ट, बनी रहे, प्रेजेंस रहे उसकी इन द नियर फ्यूचर्स या फ्यूचर्स में। सर्वाइवल इज ओनली पॉसिबल तभी है व्हेन आ ऑर्गेनाइजेशन एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट कॉस्ट।
यानी कि आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट के बराबर हो जाए, तभी आप और सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रही तो फिर आपको बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। तो इतना रेवेन्यू यानी कि इतनी सेल हो जाए कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाए। दूसरा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है, इसके बिना बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम लोगों को जनरेट करना होता है, ठीक है ना, अर्न करना होता है, जिससे कि हम सर्वाइव और ग्रो कर सकें। प्रॉफिट एक लाइफ ब्लड भी है बिजनेस के लिए, साथ साथ रिवार्ड भी है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेसमैन ने कुछ रिस्क लिया है, उसके लिए उसे रिवार्ड दिया है। लास्ट पॉइंट है ग्रोथ। लास्ट पॉइंट है ग्रोथ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स का लास्ट ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ। ग्रोथ एक तरह का एक्सटेंशन है किसका? सर्वाइवल और प्रॉफिट का। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सटेंड देयर एक्टिविटी इन द लॉन्ग एक्टिविटीज और प्रोस्पेक्टस इन द लॉन्ग रन। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो ग्रो करे और एक्सटेंड करे लॉन्ग रन में। ग्रोथ को हम लोग मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ, अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स किससे रिलेट करते थे? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते थे। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचती है कि उसे सर्वाइव करना है, यानी कितना रेवेन्यू जनरेट हो जाए कि उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। जब वो प्रॉफिट के बारे में सोचती है कि उसे प्रॉफिट चाहिए वरना वो बिजनेस को नहीं चला पाएगा। तीसरा, जब वो ग्रोथ करने की सोचती है, अपने आप को ग्रोथ करने की सोचती है, तो फिर वो किस में आ जाते हैं? ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में। सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं सोसाइटी से। सोशल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करते हैं? सोसाइटी से, ठीक है। दीज ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी को अपलिफ्ट किया जाए। तो यहाँ पर बताया जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो रेट या नॉमिनल रेट्स पे या नॉर्मल रेट्स में प्रोवाइड कराती है। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा आपका जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से होते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी? अगर रूरल एरियाज के जो लोग हैं उन्हें आप जॉब दे रहे हैं, या फीमेल, अगर इनको जॉब मिल रहा है वुमेन्स को, ठीक है ना, या फिर कोई भी फिजिकल चैलेंज पर्सन को अगर जॉब मिल रही है, तो ये तीनों ही वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को जॉब देती है, रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, फीमेल्स को या फिजिकल डिसेबल पर्सन या फिजिकल चैलेंज पर्सन को जॉब दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो जनरेशन सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं। तीसरा लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग द इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन। उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो भी वो प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, वो कैसे होने चाहिए? इको फ्रेंडली होने चाहिए। वो प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए? इको फ्रेंडली होने चाहिए। और जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, यानी कि जो उनके गुड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? इको फ्रेंडली। और जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन टेक्निक्स जो उनकी यूज होगी वो भी इको फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करेंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये तीन काम करती है, तो इसका मतलब वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। उसके बाद लिखा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये ऑब्जेक्टिव किससे रिलेट करते हैं? एम्प्लॉय की नीड्स से, ठीक है। इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पहली नीड्स बता रहे हैं फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करनी चाहिए उनकी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल कर सके, यानी कि उन्हें सैलरी अच्छी दे सके। पर उसका मतलब हो गया फैसिलिटीज अच्छी दे सके, ठीक है। फैसिलिटीज जैसे रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है, या जैसे जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उन्हें घर मिलते हैं, कार मिलते हैं, ये सारी चीज़ें क्या पर्क्स है, फैसिलिटीज है। दूसरी है उनकी सोशल नीड्स को फुलफिल कर सके। सोशल नीड्स का मतलब होता है उन्हें उनकी सोशल गैदरिंग अच्छी कर सके, ठीक है, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर मिले या रिकॉग्नाइजेशन हो सके। तीसरी है हाई लेवल नीड्स में, जहाँ पर उनकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें। और चौथी है वर्किंग गुड वर्किंग कंडीशन या हेल्थी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चारों अगर नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या बात लिखी है हम लोगों ने पढ़े कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो एंड पॉइंट्स या एंड रिजल्ट्स होते हैं जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी डायरेक्टेड की जाती है। तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स है, इकोनॉमिक, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव
ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, उसकी ग्रोथ और प्रॉफिट या सर्वाइवल से रिलेट करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी से रिलेट करता है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय से रिलेट करता है। तीन तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है आपके पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाए कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट एक तो लाइफ ब्लड है बिजनेस के लिए, सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट कमाना, और बिजनेसमैन के लिए रिवार्ड भी है। ग्रोथ क्या है? एक्सटेंशन है सर्वाइवल अब्रॉड। जब आपके पास प्रॉफिट इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है, तो कुछ हद तक आप उसे ग्रोथ में लगाते हो। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि लॉन्ग रन में, ठीक है, वो ग्रो या एक्सटेंड करे। ग्रोथ को हम लोग किसी भी टर्म्स में बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं, मार्केट प्राइस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसी भी ढंग से। उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप पहली बात कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स सप्लाई करें सोसाइटी को रीजनेबल रेट पे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दें उन्हें, बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बीगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन हो गए? आपके रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं, फिजिकल चैलेंज पर्सन या फीमेल। और तीसरी है आप प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए आप इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करें, और आपके जो गुड्स बने वो भी इको फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करे वो भी इको फ्रेंडली होने चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसमें ये चारों नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करती है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स, यानी कि जो उसकी सैलरी या फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करें। उसके बाद सोशल नीड्स को फुलफिल कर सके। सोशल नीड्स का मतलब क्या हो गया? जो आपकी किससे रिलेट करती है? सोशल नीड्स का मतलब हो गया, ठीक है, जो कि आपकी सोशल नीड्स का मतलब हो गया कि जैसे कि सोशल गैदरिंग एम्प्लॉय की अच्छी हो सके, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी क्लब फैसिलिटीज़ वगैरह देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। हाई लेवल नीड्स की बात करें, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, और मतलब एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट की, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और लास्ट है गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन देने, यानी कि जो एटमॉस्फेयर हो और ऑर्गेनाइजेशन का या फैक्ट्री का वो हेल्थी भी हो और अच्छा भी हो, ठीक है, सेफ हो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल का मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ मैनेजमेंट इट इज एन हायरार्की या स्ट्रक्चर्स ऑफ मैनेजमेंट पोजीशंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हो कि सबसे पहले कंपनी के जो मालिक हैं या मैनेजर, जो जनरल मैनेजर हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आते हैं। उनके नीचे कई सारे मैनेजर्स काम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर एक्सेट्रा। इनके अंडर में कई सारे सुपरवाइजर काम करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में सपोज करो पहला सुपरवाइजर 1, सुपरवाइजर 2, सुपरवाइजर 3, और इनके अंडर में फिर वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो ये वर्कर्स वाला एरिया अगर मैं हटा दूं, तो यहां तक का ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये तीनों लेवल आपके लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। तो इट इज एन हायरार्की या स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन। आप देख लो मैनेजमेंट पोजीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीन लेवल होते हैं इसमें। जो सबसे ऊपर होते हैं डेट इज कॉल्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उन्हें मिडिल लेवल कहा जाता है, और जो ये सुपरवाइजर सुपरिटेंडेंट होते हैं इन्हें लो लेवल कहा जाता है। ठीक है, तो टॉप लेवल किससे बने होते हैं? टॉप लेवल जनरली वो पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो ही होते हैं, जैसे कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, या मोस्ट सीनियर ऑफिसर, जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। मिडिल लेवल जनरली डिपार्टमेंटल हेड, यूनिट हेड, डिविजनल हेड, इंचार्जेस, मैनेजर्स ये होते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल में आता है, सुपरिटेंडेंट लो लेवल में आता है। प्लांट सुपरिटेंडेंट का मतलब क्या हो गया? प्लांट्स का मतलब हो गया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स हैं, जितने भी प्लांट एंड मशीनरी हैं, उन सबका हेड। प्लांट सुपरिटेंडेंट मतलब क्या हो गया? प्लांट सुपरिटेंडेंट कौन हो गए? जितनी भी
प्लांट एंड मशीनरी है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो हेड है उसे प्लांट सुपरिटेंडेंट कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्लांट सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो किस में आते हैं, आपके मिडिल लेवल में आते हैं, और सुपरिटेंडेंट आपके किस में आते हैं, लो लेवल में आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अदर ऑफिसर्स जैसे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर एक्सेट्रा। लो लेवल में आते हैं फोरमैन, ये भी एक तरह के सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट और क्लर्क। वर्कर किसी भी लेवल में नहीं आते, वर्कर नॉन मैनेजरियल लेवल होते हैं, ठीक है ना, वर्कर किसी भी लेवल में नहीं आते, लो लेवल के नीचे काम करते हैं वर्कर्स, तो वर्कर्स कभी किसी भी लेवल में नहीं आते। अब आते हैं कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट एक तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन का, पहली बात, उस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है उसके प्लान्स एंड पॉलिसी बनाता है। यानी कि मैं और भी कभी वर्ड यूज होता है कि की डिसीजंस जो हैं, जितने भी की डिसीजन है, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, वो कौन लेते हैं, आपके टॉप मैनेजमेंट लेते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए ये जिम्मेदार है। अगर एनवायरमेंट में, एनवायरमेंट, ठीक है ना, जो एनवायरमेंट है आपका, ठीक है, या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी एक्टिविटीज का, एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सोसाइटी पे और एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का, इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद है लेसेंस या कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का मतलब हो गया जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, या किसी भी आउटसाइड से जो मिलने जाते हैं वो जनरली टॉप मैनेजमेंट मिलने जाते हैं। लास्ट पॉइंट है दे आर असेंबलिंग, ठीक है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज को असेंबल कराने के लिए जिम्मेदार है, फिर वो फाइनेंस हो या फिक्स एसेट्स हो एक्सेट्रा। दूसरा आपका लिखा है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कंसिस्ट हम लोगों ने पढ़ा डिपार्टमेंटल हेड वगैरह से होते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। इनकी जिम्मेदारी होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसी टू द लोअर लेवल, लोअर लेवल को पॉलिसी समझाने, यानी कि इन्होंने बनाई प्लान्स एंड पॉलिसी और इनको इंटरप्रिटेट कराएंगे। मेड कौन करता है, मेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है, मेड बाय टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं और उसे समझाते किसको है, इनको समझाते लो लेवल्स को, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये लिंकिंग पिन की तरह काम करते हैं, लिंकिंग पिन यानी कि कनेक्टर की तरह काम करते हैं बिटवीन द टॉप लेवल और लो लेवल के बीच में, ठीक है। दूसरी है ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी उनके एक्टिविटीज उनके डिपार्टमेंट से रिलेट करती है उसे ऑर्गेनाइजिंग करने की इनकी जिम्मेदारी है। एम्प्लॉय का सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट की भी जिम्मेदारी इनकी है अपने डिपार्टमेंट के लिए, या जनरली जो जैसे एचआर डिपार्टमेंट होते हैं सेपरेटली, तो एम्प्लॉय को सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, मिडिल लेवल्स की होती है, ठीक है। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट, मोटिवेट करते हैं। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस द एम्प्लॉय, कंट्रोलिंग का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करते हैं और एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कराते हैं टाइम टू टाइम। लो लेवल क्या होते हैं, लो लेवल्स जो होते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लर्क या सुपरिटेंडेंट इसमें आते हैं। ये रिप्रेजेंटिंग करते हैं ग्रीवेंस ऑफ द वर्कर, ग्रीवेंस का मतलब हो गया प्रॉब्लम, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं वो मिडिल लेवल को पास करते हैं, मिडिल लेवल टॉप मैनेजमेंट को पास करते हैं अगर उनसे हैंडल नहीं होती तो। उसके बाद ये जिम्मेदार है गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि वर्कर्स को गुड वर्किंग कंडीशंस कौन देंगे, ये देंगे, यानी कि जहाँ पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स पे भी ये ध्यान देंगे, यानी कि जितनी भी मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्स, वो सही प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में होनी चाहिए, इसके लिए लो लेवल जिम्मेदार है, यानी कि एक्सीडेंट ना हो, इसकी भी ये बात करें। उसके बाद है वेलकमिंग द सजेशंस, अगर कोई वर्कर कोई सजेशन देता है और वो यूजफुल सजेशन है तो उसे वेलकम करना चाहिए, मिडिल लेवल लो लेवल वेलकम करता है और उसके लिए उन्हें रिवार्ड भी दिया जाता है। हेल्पिंग द मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, देखो वर्ड लिखा है हेल्पिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है, मिडिल लेवल की, पर उसकी मदद कौन करा देते हैं, हेल्प कौन करा देते हैं, लो लेवल करा देते हैं। तो दीज ऑल रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारे फंक्शन जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म होते हैं वो बताए गए।
जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले है मैनेजमेंट एज एन साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट साइंस है। तो क्या लिखा हुआ है, साइंस क्यों कहते हैं किसी भी चीज़ को साइंस? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, साइंटिफिक प्रिंसिपल का हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटी, सबको पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि साइंटिफिक जितने भी रूल्स हैं या साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना। ठीक है, तो अगर साइंस की बात करते हो तो उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, डेट एक्सप्लेन। अब साइंटिफिक जितने भी साइंस होते हैं वो कुछ जनरल ट्रुथ की बातें बताते हैं या ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉ की बात करते हैं। ठीक है, जनरल लॉ की बात करते हैं या ऑपरेशन ऑफ द जनरल ट्रुथ की बात करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, इट इज एन जनरल लॉ। आप सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी ऑब्जेक्टिव ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा ड्यू टू द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो साइंस का मतलब क्या हुआ, साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रुथ या ऑपरेशन ऑफ द जनरल लॉ। साइंस और मैनेजमेंट, अब हम लोगों को इसमें क्या कंपैरिजन करना है कि साइंस के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करने। तो ये सब साइंटिफिक प्रिंसिपल साइंस के फीचर लिखे हुए हैं। अब हम लोगों को इन सारे फीचर्स को किसके साथ कंपेयर करना है, मैनेजमेंट के साथ। तो अगर मैनेजमेंट के साथ ये कंपेयर हो जाते तो हम लोग कह देंगे मैनेजमेंट इज इन साइंस, नहीं होते तो फिर जो कंक्लूजन निकलेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो साइंस का फीचर है वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैंने जैसे बताया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या हो गया कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं जिससे आप साइंस की नॉलेज गेन कर सकते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी, जैसे आप मैनेजमेंट आगे चल के पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो आप देखो ना तो सिस्टमेटिक ढंग से आपका स्टडी मटेरियल को अरेंज करके दिया उन्होंने। तो लाइक साइंस, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है जिससे आप मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हो। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल जो है वो डेवलप कैसे होंगे, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी का, तो न्यूटन ने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी डिफाइन किया होगा या डिस्कवर किया होगा, उस डेवलप किया होगा, उसके पीछे रीजंस क्या, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए होंगे और फिर रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए होंगे। यानी कि उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई ऑब्जेक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ रहा, और फिर उन्होंने यही चीज़ दूसरी थिंग्स के साथ अप्लाई करी होगी, और जब सब जगह से सेम रिजल्ट आया तब उन्होंने इस प्रिंसिपल को डेवलप किया या डिफाइन किया, डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही वैसे ही होते हैं। लाइक साइंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर आल्सो डेवलप्ड आफ्टर द डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। वो भी वैसे ही डेवलप्ड होते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की बात करें, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे डेवलप्ड हुआ होगा, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हुआ होगा। बट सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बींग्स के साथ। किसके साथ डील करता है, ह्यूमन बींग्स के साथ, और उनका बिहेवियर, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना, ठीक है, और रिप्लिकेटेड, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। प्रिडिक्ट करना उनका बड़ा मुश्किल होता है, पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस तो है पर एग्जैक्ट साइंस नहीं है, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स होते हैं। इट इज एन सॉफ्ट साइंस, सोशल साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। कैसी साइंस है, इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, इनएग्जैक्ट साइंस है ये। और लास्ट पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी या एप्लीकेशंस। ठीक है ना, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, जैसे मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का भी एग्जांपल दिया, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऐसे होते हैं कि सारे के सारे जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन का मतलब उनका यूज, ठीक है, तो उनकी यूजेस ऑल ओवर, ठीक है ना, हर जगह यूनिवर्सल उनका यूज या उनकी वैलिडिटी है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं कि सिचुएशंस कैसी है। तो व्हेन वाइल सम ऑफ द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सली, ठीक है, यूनिवर्सल उनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बिकॉज दे हैव टू बी मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। ठीक है, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंगली, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई होते रहते हैं। तो ये तीनों फीचर्स हैं जिसमें से पहला फीचर प्रेजेंट है, दो लास्ट के दो फीचर्स पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है साइंस के मैनेजमेंट में। तो पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, यहाँ पर भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल जो डेवलप्ड होते हैं वो आफ्टर डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट होते हैं। बट किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ, इसीलिए इनएग्जैक्ट है क्योंकि उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी,
लेकिन वो कुछ प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी पर, कुछ नहीं है, बिकॉज क्योंकि उन्हें मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस के लिए। कंक्लूजन क्या निकला कि वी कैन ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद द मैनेजमेंट वी फाइंड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर एज एन प्योर एग्जैक्ट और सोशल, वो प्योर एग्जैक्ट साइंस नहीं बोल सकते हैं लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस और सोशल साइंस। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट इज एन साइंस की बात। तो मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है, इट इज एन सोशल साइंस, सॉफ्ट साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस। बिकॉज ऑफ रीजंस क्या है, रीजंस आपके ये तीनों रीजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब हम लोग कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या आर्ट्स है या नहीं। अब आर्ट के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिंगिंग का। ठीक है, आर्ट्स के लिए मैं एग्जांपल किसका ले रहा हूं, सिंगिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। तो पहली बात है कि आर्ट क्या होती है। आर्ट इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि यहाँ पर भी स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं जिसके विच रिक्वायर द स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट द परफेक्शन। जिसके लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे आप और भी परफेक्ट हो सको, उसे आर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सिंगिंग बोला। ठीक है, तो अब हम लोग का दूसरा काम क्या होगा, फीचर्स प्रेजेंट किसके करने हैं, आर्ट्स के फीचर मैनेजमेंट में चेक करने हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स किसके लिखे हैं, आर्ट्स के, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैंने सिंगिंग का एग्जाम्पल लिया। तो जैसे सिंगिंग में, अब आपको पता है जैसे सिंगिंग में भी क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। सिंगिंग में भी कुछ राग ताल वगैरह इनके भी नोट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होते हैं। इनके बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर जाके आप सीखते हो और आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जिससे आप नॉलेज को गेन करते हो। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होता है किसमें, आर्ट्स में। मैनेजमेंट में भी होता है, अभी पढ़ के ही आया, मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल आर अवेलेबल टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो ये फीचर्स तो आर्ट्स का मैनेजमेंट में प्रेजेंट हो गया। दूसरी बात है पर्सनलाइज एप्लीकेशन या पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट। आर्ट जो है वो पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। क्यों है, जैसे सभी सिंगर्स ने सेम राग ताल वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है ना, पर सबकी जो म्यूजिक कंपोजिशंस होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सब अलग अलग गाने बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि उन्होंने नॉलेज सेम लिया पर वो इसे यूज किसके ढंग से कर रहे हैं, अपने ढंग से यूज कर रहे हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में भी, मैनेजमेंट हैज द पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑल द मैनेजर लर्न द सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। सभी मैनेजर्स ने सेम प्रिंसिपल एंड थ्योरीज पढ़ी होंगी, लर्न करी होंगी, बट एवरी मैनेजर हैज इज यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। लेकिन सबके अपने अपने ढंग होते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट में भी जो आर्ट का पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है। यानी कि पहला पॉइंट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा है पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी होता है, तीसरा बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी लाइक आर्ट। अब आर्ट्स क्या है, जैसे मैंने सिंगिंग में आप देखते हो कि जो सिंगर होते हैं वो रियाज करते रहते हैं, रियाज मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं जिससे उनकी वॉइस क्वालिटी और इम्प्रूव हो। ठीक है, वैसे ही आर्ट में भी वैसे ही मैनेजमेंट में भी मैनेजर अपनी स्किल और मैनेजिकल स्किल या एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और थ्योरीज का। ठीक है, तो ये तीनों फीचर्स जो आर्ट्स के थे वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। पहला सिस्टमेटिक एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट यूज होता है क्योंकि सेम थ्योरीज प्रिंसिपल पढ़ रखे होते हैं सारे मैनेजर्स ने, पर वो अपने हिसाब से लोगों को और चीज़ों को मैनेज करते हैं। तीसरा, आर्ट की तरह मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, मैनेजिकल स्किल इंप्रूव कर सकते हैं रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो कंक्लूजन क्या निकला, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद द मैनेजमेंट वी फाइंड दैट ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, सारे फीचर्स पाए गए। So we can call that management is as an art of getting things done through others. कभी कभी टॉपिक और पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। क्या मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है? तो अब इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा मैनेजमेंट साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है, इट इज एन इनएग्जैक्ट, सॉफ्ट या सोशल साइंस है। पूरी तरह से साइंस नहीं है पर हाँ मैनेजमेंट इज एन साइंस है क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलती है। दूसरी बात है मैनेजमेंट आर्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि जो नॉलेज आपको साइंस से मिली, साइंस से क्या मिलती है आपको, नॉलेज। जब मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ तो इसकी मतलब नॉलेज आपको कहाँ से मिली, साइंस को, पर उन नॉलेज को यूज आप अपने ढंग से करते हो, ये बात कहाँ पर शो होती है, आर्ट्स में। ठीक है, तो मैनेजमेंट साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है।
अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो फिर आप पहले साइंस को अलग से हेडिंग लिखना, मैनेजमेंट इज एन साइंस, उसके कुछ फीचर्स लिख देना जो कि ये बात शो करेंगे मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है ना, या सॉफ्ट साइंस। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखना मैनेजमेंट इज एन आर्ट, उसमें आप आर्ट्स के फीचर्स लिख देना और फिर लास्ट में ये लाइन लिखना, ठीक है। और अगर 2 या 3 नंबर में आए तो इतनी बात आप लिख सकते हो डायरेक्टली। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट बिकॉज लाइक साइंस मैनेजमेंट प्रोवाइड द नॉलेज, क्या देता है आपको, नॉलेज, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना, या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। एंड लाइक आर्ट्स की तरह ये बताता है कि कैसे डील करना है एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ नॉलेज। ये हम लोग ने पढ़ा था पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट वाली बात, ठीक है। तो उसे यूज कैसे करना है ये आर्ट्स सिखाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज साइंस की तरह है और उसे यूज कैसे करना है ये आर्ट्स की तरह है। वन कैन नॉट बी बिकम एन एफिशिएंट मैनेजर सिंपली विद द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज द साइंस। एक इंसान अच्छा मैनेजर तब तक नहीं बन सकता, एफिशिएंट मैनेजर नहीं बन सकता अगर केवल उसके पास नॉलेज है प्रिंसिपल्स की, यानी कि केवल वो नॉलेज रखता है तो काम नहीं होगा। ही मस्ट डेवलप द क्रिएटिव रिजल्ट थ्रू द प्रैक्टिस नॉलेज एंड स्किल। उसे इस जो भी उसने प्रिंसिपल्स या नॉलेज गेन करी है उसको उसकी नॉलेज और स्किल से कुछ क्रिएटिव रिजल्ट देना पड़ेगा। क्या डेवलप करना पड़ेगा, क्रिएटिव रिजल्ट, इसका मतलब आर्ट्स इन्वॉल्व है। तो दस हम लोग कह सकते हैं साइंस एंड आर्ट बोथ आर नॉट कंट्रास्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। दे शुड एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी मैनेजमेंट फंक्शन, दोनों एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैनेजमेंट एक तरह से आर्ट्स भी है और साइंस भी है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। मैनेजमेंट साइंस है पर हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह। इट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस या सोशल साइंस, ठीक है। कैसे है, तीनों पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट और तीसरा पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट आर्ट्स है तो मैनेजमेंट प्योर आर्ट्स है, ठीक है। कैसे हैं, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट वाला, और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। तो उसके बाद हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस की तरह यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है ना, यानी कि नॉलेज प्रिंसिपल्स की नॉलेज अवेलेबल्स रहती है यहाँ पर। आर्ट इसलिए है क्योंकि केवल इतने ही से काम नहीं चलेगा, आप इस प्रिंसिपल्स को या इसकी नॉलेज का भी यूज़ करोगे जिससे आप कुछ क्रिएटिव रिजल्ट दे सको। इसका मतलब एप्लीकेशन उसकी आर्ट्स की तरह होती है। ऐसे आर्ट्स में आप क्या करते हो, एप्लीकेशन नॉलेज को कैसे यूज़ करना वो सीखते हो, वो यहाँ पर भी है। तो मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट है, हम लोगों ने ये पढ़ा। अब जो टॉपिक इसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट जो टॉपिक रह जाता है वो है आपका मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं, तो प्रोफेशन का मैं एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, लॉयर्स, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रोफेशंस में आते हैं, सीए। तो प्रोफेशंस का मतलब होता है एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे सीए हुए, डॉक्टर हुए, इन सब में एक स्पेशलाइज नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो उस ऐसा कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें आपको कोई स्पेशलाइज नॉलेज या स्किल की रिक्वायरमेंट होती है या आपको चाहिए होती है उस प्रोफेशनल्स को करने, उस प्रोफेशन को करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेशन, ठीक है। तो एक तरह का ऑक्यूपेशन, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जहाँ पर आपको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल चाहिए होती है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोफेशंस को मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सपोज करो मैंने एग्जाम्पल लिया लॉयर का, ठीक है, मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, लॉयर का एग्जाम्पल लिया मैंने। तो अब लॉयर्स जितने भी होते हैं, लॉयर एक प्रोफेशन है, तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको कंपेयर करूंगा मैनेजमेंट के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये सब में तीनों में ही है। कोई भी प्रोफेशंस में स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहते हैं टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। जैसे हम लोगों को पता है अगर आपको लॉयर हो तो एलएलबी करते हो, तो यानी कि एलएलबी में आपको 5 साल का 3 साल का कोर्स होता है, तो उसके बेस पे आपको एक्वायर जो रिक्वायर्ड नॉलेज होती है वो मिलती है। डॉक्टर में भी 5 साल का कोर्स है, सीए 5 साल का कोर्स है। तो ऐसे जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, और उसमें ऐसा नहीं कि पहली स्टेज में ही सारी चीज़ें दी जाए। जैसे सीए का एग्जाम्पल लिया तो पहली स्टेज में कुछ और, दूसरी स्टेज में कुछ डीपली नॉलेज, तीसरे में और आपको डीपली नॉलेज दी जाती है। तो ऐसे करके यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी मटेरियल को अरेंज किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर होता है, मैनेजमेंट में भी ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है जिससे आप किसकी नॉलेज को गेन कर सको, मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन कर सको।
दूसरा पॉइंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर प्रोफेशंस की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एग्जाम और डिग्री के थ्रू। जैसे सीए का, अगर आप सीए करते हो या लॉयर होते हैं तो इन सब में एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आप उस प्रोफेशंस में आपको एंट्री मिलती है। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर। मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन बिकम ए मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है इस पे मैटर नहीं कर सकता। कंपनी के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि वो हो सकता है कि कोई 12th पास कोई मैनेजर बना दे। तो ये प्रोफेशनल्स यहाँ पर कोई भी ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इससे रिलेटेड। बट आजकल जितनी भी एमएनसीज हैं या मोस्टली सारी कंपनीज उन्हीं लोगों को मैनेजर अपॉइंट करती है जिनके पास एमबीए की डिग्री होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन। अगर इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोफेशन बन जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा है प्रेजेंस ऑफ द प्रोफेशन एसोसिएशन। प्रोफेशन एसोसिएशन का मतलब हो गया एक स्पेशल एसोसिएशन जो उस प्रोफेशन से रिलेट करती है। हर एक प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सीए, तो सीए की एक एसोसिएशन है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऐसी लॉ की है, ठीक है ना, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर्स की है। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है। और हर एक प्रोफेशनल्स को, एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विथ हिज एसोसिएशन। अपनी एसोसिएशन के साथ उसे रजिस्टर्ड कराना पड़ता है बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने से पहले। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी ऐसी बहुत सारी एसोसिएशन है, फिर वो चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। बट लीगली कंपलसरी नहीं है मैनेजर्स को कि वो उस एसोसिएशन का पार्ट्स बने बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है ना, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। हर एक प्रोफेशन कुछ एथिकल कोड इशू करती है और हर एक प्रोफेशनल को उन एथिकल कोड्स को फॉलो करना ही पड़ता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे हमने बताया मैनेजमेंट में वेरियस एसोसिएशन होती है। जैसे इंडिया में एक एसोसिएशन का नाम यहाँ पर लिखा है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। वो भी क्या करती है, वो इंडियन मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इशू करती है, ठीक है, एथिकल कोड इशू करती है। बट ये लीगली कंपलसरी नहीं है, कि सारे मैनेजर्स को उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़े और उनके कोड्स को फॉलो करना पड़े। यानी कि अगर आप इन तीनों पॉइंट्स की बात देखो तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्ट तो नहीं है, पर हाँ कंपनी किसको प्रेफर करती है, एमबीए डिग्री होल्डर्स को प्रेफर करती है। ऐसी बात करें प्रोफेशंस की, तो यहाँ पर क्या लिखा है, हर एक प्रोफेशन की अपनी एसोसिएशन होती है। मैनेजमेंट में भी एसोसिएशंस है, बट मैनेजर्स को उसमें रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी नहीं है। तीसरा पॉइंट लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। हर एक प्रोफेशन एथिकल कोड इशू करती है। मैनेजमेंट की जो इंडिया की या इंटरनेशनल लेवल की एसोसिएशन है वो भी एथिकल कोड इशू करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन दिया है, तो इसमें इंडियन मैनेजर्स के लिए एथिकल कोड्स करते हैं, पर ये इंडियन मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो उसमें रजिस्टर्ड कराए अपने आप को और वो फॉलो करें। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स में अगर ये चीज़ जो है ना रजिस्टर्ड कराना वो कंपलसरी कर दें अगर ये पॉइंट्स, तो इट इज़ बिकम द प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या बन जाए, प्रोफेशन। तो इट इज़ द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन, तो इस समय वो वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन इन पॉइंट। लास्ट पॉइंट लिखा है सर्विस मोटिव। हर एक प्रोफेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कराए विद डेडिकेशन, ठीक है। जैसे जितने भी एक्शंस या जितने भी टास्क अगर कोई लॉयर ले रहा है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ है, अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाना। बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का एम होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। और जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल्स होता है। क्या गोल्स होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। बट नाउ ए डे आज सारी एसोसिएशंस को सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात पता है कि वो केवल प्रॉफिट के बेस पे लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर सकते। बट नाउ ए डे ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल और सिंगल गोल ऑफ द एंटरप्राइजेस टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लंबे समय तक मार्केट में बने रहना है तो मैनेजर मस्ट गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द सोशल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। उन्हें सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमिक, यानी कि उन्हें सर्विसेज देनी पड़ेंगी किसको, सोसाइटी को, अगर उन्हें लंबे समय तक सर्वाइव करना है।
ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन निकल गया ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विद द मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट presently all the features of profession are not present in management, but very soon it will included in the, ठीक है ना, मैनेजमेंट, लेकिन बहुत जल्दी इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज एज एन फुल फ्लैग प्रोफेशन, पूरी तरह से फ्लैग का मतलब डेवलप्ड, फुल डेवलप्ड प्रोफेशन नहीं है लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स की तरह, बट इट इज वेरी सून, क्या इट इज द वे ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन, या इट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग प्रोफेशन, ठीक है, पर इसे बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस, 5 इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। सबसे पहले हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को मदद कैसे करता है अचीव करने में? बाय गिविंग द कॉमन डायरेक्शन एंड इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, उन सबके एफर्ट्स को क्या करता है, डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और उन सबको कॉमन डायरेक्शन देता है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, ग्रुप गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट मदद करता है आपके ग्रुप गोल्स में या अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में। दूसरा है मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? जब आप रिसोर्सेज जो भी हैं आपके पास, जब वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, जब आप उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करते हैं, यानी कि सबसे अच्छे ढंग से, और वो तभी पॉसिबल है जब आप प्रॉपर पॉज डीसी करते हैं। तो रिसोर्सेज को जब आप बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करते हैं, किसके थ्रू? क्रॉस डीसी के थ्रू, तो उससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, यानी कि आपकी कॉस्ट जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेट इज कॉल्ड द हेल्प इन क्रिएटिंग द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, मदद करता है क्रिएट करने में, जिसके कारण आप चेंजेस सिचुएशंस को बड़े आसानी से अडॉप्ट कर ले जाते हो, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसे बड़े आसानी से आप उससे अडॉप्ट कर लेते हो या अपनी एक्टिविटीज़ को उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हो। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल गोल या इंडिविजुअल गोल्स को मदद करता है अचीव करने में। कैसे? वो जो भी मैनेजर्स हैं वो अपनी टीम को मोटिवेट और लीड, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं वो अपनी टीम्स को मोटिवेट और लीड इस मैनर में करते हैं, सच ए मैनर कि इंडिविजुअल जो भी एम्प्लॉय है वो अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर लेता है वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे कि सपोज करो अगर मैं वर्कर्स की अर्निंग को ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी के साथ मैचअप कर दूं, ठीक है, या लिंक करा दूं, ठीक है, मैं कहूँ जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, तो क्या होगा, ये अपने पर्सनल गोल्स भी अचीव कर लेंगे और ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव होंगे, ठीक है। तो मैनेजर लीड करते हैं अपनी टीम को इन सच ए मैनर्स कि वो अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सके वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल में। मैनेजमेंट इन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मदद करती है। कैसे? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देती है, टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाती है, ठीक है, या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करती है या इको फ्रेंडली टेक्निक्स यूज़ करती है, तो इससे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी होता है। ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग में आप दो काम करते हो, पहले तो सेट करते हो कि आपको गोल्स क्या चाहिए थे, तो हेल्प इन्वॉल्व्स द सेटिंग द गोल्स। गोल्स ही काफ़ी नहीं होते, आपको फिर वे भी डिसाइड करनी होती है कि कैसे इन गोल्स को अचीव करेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन एडवांस। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक फंक्शन है जहाँ पर आप ये करते हो, गोल्स को सेटअप करते हो और डेवलप करते हो एक वे, ठीक है, कि कैसे उन्हें अचीव करेंगे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, और ये सब काम आप कब करते हो? इन एडवांस, पहले ही कर लेते हो। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का मतलब हो गया कि पहला काम हो गया कि कौन कौन से काम करने हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो, ठीक है, और डिवीज़न करो उनका, डिवीज़न ऑफ वर्क। पहले काम को आइडेंटिफाई करो और फिर काम को डिवाइड करो, और जो वर्क
सिमिलर इन नेचर का, उसे ग्रुप करो। इसे डिपार्टमेंट्स कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट्स। और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो, ठीक है। तो दो काम हो गए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी कि डिफाइनिंग करो, और ग्रुपिंग करो एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइज। जो सिमिलर इन नेचर्स के वर्क है उन्हें ग्रुप करो, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करो, और उनके बीच में फिर क्या इस्टेब्लिश करनी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर देंगे हम लोग। फिर उसके बीच में इस्टेब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, जिससे कि हम लोग अपने स्पेसिफाइड प्लान को कैरी आउट कर सकें। ये होगी ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आपने ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है, स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद अब सही व्यक्ति को सही जॉब पे अपॉइंट कर दूँ, ये कहता है स्टाफिंग। स्टाफिंग ऑफ ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल्स विद द राइट क्वालिफिकेशंस आर अवेलेबल एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम। सही व्यक्ति को सही समय पे सही जॉब पोजीशन पे अपॉइंट करना, ये स्टाफिंग होता है, यानी कि फाइंडिंग द राइट पर्सन हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, ठीक है, टू अपॉइंट द राइट जॉब, ठीक है, अपॉइंट द राइट प्लेस, ठीक है, राइट प्लेस पे अपॉइंट कर देना, ये स्टाफिंग होती है। यानी कि सबसे पहले सोचा करना क्या, फिर उसका स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस स्ट्रक्चर में लोग अपॉइंट कर दिए। अब जब लोग अपॉइंट हो गए तो अब उनको क्या देंगे हम लोग, इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे या इंस्पायरिंग करेंगे एम्प्लॉय को, जिससे कि वो अपने एफर्ट से हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल या ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करें, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि करना क्या है, फिर उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर में लोग अपॉइंट कर दिए, और यहाँ पर लोग काम कर रहे थे तो उनका काम करते करते उन्हें गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन वगैरह दी। काम होने के बाद अब आएगी कंट्रोलिंग की बारी। कंट्रोलिंग कंपैरिजन करती है कि यहाँ पर जो काम हुआ है और जो हमने काम सोचा था, इन दोनों में कंपैरिजन करती है। ये हो गया प्लान परफॉर्मेंस, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो क्या लिखा है, फंक्शन दिस फंक्शंस इन्वॉल्व द एक्चुअल आउटपुट को किसके साथ कंपेयर करती है, प्लान्ड आउटपुट के साथ। और अगर कोई भी डिफरेंसेस है, डेरिवेशंस है, तो उसके पीछे रीजंस पता लगाते हैं, ठीक है, कि क्या रीजंस है, क्या रीज़न हुआ। जैसे मैंने सोचे थे 4000 बने 5000, सॉरी सोचे थे 5000 बने 4000, कम भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपने 4 सोचे थे 5 बने, तो इसका मतलब आपने अपने रिसोर्सेज को सही से एस्टिमेट नहीं किया था। तो अगर मैंने 5 सोचे थे 4 बने, तब इसके पीछे का रीजंस भी पता लगाना, पता चले कि वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे, ठीक है, या मशीन्स फेल हो गई थी, ये रीजंस है। और फ्यूचर में वो चीज़ ना हो उसके लिए करेक्टिव मेजर लेना, यानी कि पहली मैं बोनस का डिक्लेयर कर दे रहा हूँ जिससे इस बार स्ट्राइक पे ना जाए। दूसरा, मशीन्स को मैंने पूरी तरह से रिप्लेस कर दी, ठीक है, रिप्लेस कर दी मशीनें जो ख़राब मशीनें थी। तो करेक्टिव मेजर्स लेना जिससे कि ये डेरिवेशन फ्यूचर में ना हो सके, ठीक है, तो इसको कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये पांचों फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, इनके सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर में हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे ना। अब इसके बाद हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो है कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि सपोज करो ये अलग अलग मैनेजर्स हैं, ये परचेज मैनेजर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये फाइनेंस मैनेजर है। इन सब का अलग अलग वर्क है। जैसे इसका काम क्या होगा कि रॉ मटेरियल जो हो वो अच्छी क्वालिटी का, सस्ता, ईजिली अवेलेबल हो और टाइमली अवेलेबल हो। इसकी जिम्मेदारी होगी कि प्रोडक्शन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छी क्वालिटी का। इसका होगा सेल वॉल्यूम ज़्यादा हो। इसका होगा कि रिसोर्स है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शंस हैं, सबके अपने इंडिविजुअली गोल्स हैं, पर हम लोग को पता है इन सबके गोल्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। इन सबके गोल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, जो हमारे मेन गोल्स हैं उन गोल्स को हम अचीव कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, ब्रिंगिंग टुगेदर या इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस और डिपार्टमेंट। ये जो इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, जिससे कि आप यूनिटी ऑफ एक्शन ला सको। ये कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरडिपेंडेंट
इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस और डिपार्टमेंट, ये इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस या डिपार्टमेंट्स थे जिनकी हम लोग एक्टिविटीज़ को क्या कर रहे थे, इंट्रीगेट कर रहे थे, किसकी मदद से, कोऑर्डिनेशंस की मदद से, जिसके कारण हम यूनिटी ऑफ एक्शन ला सकें। ठीक है, इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है, तो कोऑर्डिनेशंस हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी है और हर एक लेवल में ज़रूरी है, इसलिए इसे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जैसे प्लानिंग में किस किस के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का एक मतलब तालमेल बैठाना भी होता है। ठीक है, तालमेल बैठाना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तालमेल बैठाना। तो किस किस के बीच में प्लानिंग में तालमेल बैठाते हो, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मेन एंड सपोर्टेड प्लान। जो मेन प्लान है और सपोर्टेड प्लान, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। मेन प्लान वो होता है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, और उससे अचीव करने के लिए छोटे छोटे प्लान्स आप बनाते हो, वो आपके होते हैं सपोर्टेड प्लान। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में किस कब जरूरत पड़ती है, जब हमें डिफरेंट रिसोर्सेज यानी कि फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में क्या लाना होता है, कोऑर्डिनेशन लाना होता है। ऐसी स्टाफिंग में स्किल ऑफ ए पर्सन, कि कौन कितना क्वालिफाइड है और उसे क्या जॉब दे रहे हैं, इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। या मैं बोल सकता हूँ किसी के कंपनसेशन, सैलरी एंड एफिशिएंसी, उसका काम कैसे कर रहा है, एफिशिएंसी कैसे, इन दोनों के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होता है स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग में किसके बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। और कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को आप प्लान्ड आउटपुट बोलते थे, प्लान्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। तो ये तो हो गई आपकी फंक्शंस की बात। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो लेवल में आप कोऑर्डिनेशन इंट्रीगेट करता है। जब मैं टॉप लेवल की बात करता हूँ तो वो इंट्रीगेट क्या करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को इंट्रीगेट करता है। मिडिल लेवल में वो अपने सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स और सबसेक्शंस के बारे में सोचता है। लो लेवल में वो जो वर्कर्स उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को इंट्रीगेट करता है, जिसके कारण वो इंश्योर कर सके काम एज पर द प्लान हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन निकल के आया ये कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ना ही कोई सिंपल फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है मैनेजमेंट का, लेकिन ये जरूरी है, मैनेजमेंट एसेंस है। इन द अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शन है वो फ्लावर है, और कोऑर्डिनेशन एक डोरे की तरह उनमें काम करता है, उन्हें टाइट करता है, और जिससे एक अच्छा सा गार्डन हम लोग को प्रोवाइड करा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों का है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहली बात है कि इंट्रीगेट करता है ग्रुप एफर्ट्स, जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन्हें कॉमन फोकस देकर उनके एफर्ट्स को इंट्रीगेट करता है। दूसरा, इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। तीसरा है कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट होता है प्लानिंग से और कंट्रोलिंग तक बना रहता है, और हम सबको पता है कि कंट्रोलिंग होने के बाद फिर से प्लानिंग, नई प्लानिंग होती है, तो यानी कि ये कंटिन्यूस चलता रहता है। परवेसिव क्यों है, क्योंकि ये जरूरी है हर एक डिपार्टमेंट में एज वेल एज हर एक लेवल में जरूरी है। ठीक है, हर एक लेवल और हर एक डिपार्टमेंट में इसकी ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई अपने आप को बचा, मतलब कोई इससे छुप भी नहीं सकता, ठीक है ना, हर किसी मैनेजर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। डेलिबरेटरी एक्शंस है, यानी कि इंटेंशनली एक्शंस है। इंटेंशनली ये जो कोऑर्डिनेशंस होता है वो कोई वॉलेंट्री एफर्ट्स नहीं है, आपको सोच समझ के एक्टिविटीज़ करनी होती है कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेंगे अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट में, लेवल्स में, बिटवीन द एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशंस की ज़रूरत कब बढ़ जाती है, कब ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले जैसे आपकी साइज बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की, हम लोग को पता है जब साइज बढ़ने की बात है, ग्रोथ का मतलब केवल नंबर ऑफ एक्टिविटीज से ही नहीं होता है, कभी कभार जब नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ते हैं तो भी हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में। और जब एम्प्लॉय बढ़ते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स बढ़ते हैं तो उन्हें समझना, प्रिडिक्ट करना बड़ा कॉम्प्लेक्स और वेरिड होता है। तो इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनके इंडिविजुअल गोल्स को हम लोगों को किसके साथ इंटीग्रेट करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ। ऐसी फंक्शनल डिफरेंशिएट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं यानी कि सेवरल स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जैसे प्रोडक्शन, परचेज, सेल, अगर ऐसे डिपार्टमेंट है तो फिर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि उस समय उन डिपार्टमेंट्स को इस ढंग से वर्क करना है, दे प्रोसीड यूनिफॉर्मली एज ए सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, रादर देन वर्क एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम नहीं करना, इंटरडिपेंडेंट यूनिट्स की तरह काम करना होगा।
लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। हम लोगों को पता है अगर आज के वर्ल्ड में हम लोगों को कम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना है या सक्सेस करना है तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड जो हमारे डिपार्टमेंटल हेड होते हैं उन्हें हम स्पेशलाइज्ड अपॉइंट करते हैं और स्पेशलाइज्ड और नॉट सो स्पेशलाइज्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये था कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। हम लोग चैप्टर 1 रिवाइज कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करते हुए। तो मैं आपको बता दूं मैं इसमें कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। 2015, 2016, 17, 18 और एंड लास्ट ईयर 2019। ये लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट, ठीक है, या फास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा जो चैप्टर नंबर 1 से रिलेट करते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो सैम्पल पेपर करंट सेशन का है यानी कि 1920 का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2015 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं चैप्टर नंबर 1 से जो रिलेट करेंगे केवल उन्हीं का फिलहाल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 आपने रिवाइज कर लिया तो उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकोगे। बहुत सारे इस चैप्टर में इस मतलब 2015 में जो है वो कुछ ही क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है जो केस स्टडीज है, बाकी कोई भी नहीं है। तो सबसे पहला जो आउटसाइड दिल्ली, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे, आउटसाइड दिल्ली के भी और दिल्ली के भी। तो आउटसाइड दिल्ली सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा है हाउ द मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये क्वेश्चन है, कैसे बाई प्रोवाइडिंग, हम लोगों ने पढ़ा था बाई प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, और तीसरी बात अडॉप्ट करना न्यू टेक्नोलॉजी। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अगर देखें तो हाउ टू डेवलप द सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी कैसे, बाई प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। तो पहले का आंसर ये 1 मार्क क्वेश्चन था हम लोग का। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 14 मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस या कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। कौन से स्टेट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम लोगों ने पढ़े थे। ऑर्गेनाइजेशनल जो किससे रिलेट करता है, ठीक है, सर्वाइवल, ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव जो किससे रिलेट करता है, आपका डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो किससे रिलेट करता है, इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो तीनों ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करने हैं आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। फिर सेट 1 में आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं है। सेट 2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेट 2 में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। हम लोग उन्हीं जो चेंजेस सेट 1 में सेट 2 में कोई भी चेंज नहीं है, जो क्वेश्चन सेट 1 में थे वही क्वेश्चन सेट 2 में भी है चैप्टर नंबर 1 से। सेट 2 आउटसाइड दिल्ली, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं, कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुए। जो चेंज क्वेश्चन है वो दूसरे चैप्टर्स के हैं, चैप्टर नंबर 1 से कोई भी चेंजेस नहीं हुए। सेट 3 पे आएंगे, आउटसाइड दिल्ली के सेट 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेट 3 क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो अपना क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन की मीनिंग यहाँ पर डिफाइन करनी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, तो हम लोग मीनिंग पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर या इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द यूनिटी ऑफ एक्शन। तो आउटसाइड दिल्ली पे ये 3 क्वेश्चंस आए थे 2015 में। अगर हम लोग बात करें दिल्ली बोर्ड की, तो दिल्ली बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मीन्स हम लोग को पता है, इट मीन्स डूइंग टास्क करेक्टली विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज या विथ मिनिमम कॉस्ट। पढ़ा हम लोगों ने एफिशिएंसी की मीनिंग।
Efficiency means it refers to doing the tasks correctly with minimum cost or no wastage of resources. उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ द मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल गोल. पर्सनल गोल्स को अचीव करने में कैसे मदद करते हैं, मैनेजमेंट कैसे मदद करता है, क्योंकि मैनेजर मोटिवेट एंड लीड हिज टीम इन सच ए मैनर कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है वाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. ये बात यहाँ पर भी लिखी है और हम लोगों ने पढ़ी थी तब भी ये बात लिखी है. इनमें कोई भी चीज़ नहीं. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, ये केस स्टडीज है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. इसमें एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 18 में 2 क्वेश्चन पूछे गए आपसे. एक आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेट करता है जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज हो रहा है, और दूसरा आपका है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा क्वेश्चन नंबर 18. तो इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको. एक तो आपसे आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर 2 में जब हम लोग बात करेंगे फिर से डिस्कस कर लेंगे, और ये है चैप्टर नंबर 1 से. तो फिलहाल मैं बी पार्ट को डिस्कस करूंगा. इसमें वैल्यू भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो मैं केवल बी पार्ट को डिस्कस करूंगा. स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कोई भी 2 फीचर्स बताने, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक. हम लोगों ने 7 पढ़े, उनमें से कोई भी 2 आइडेंटिफाई करने, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, डायनेमिक वगैरह. कौन से 2 है वो पढ़ दें हम लोग. क्या लिखा है, आपका विद्यालय बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इंकरेजिंग टीम स्पिरिट ऑफ द मिक्सिंग द सर्कुलर एंड द को-करिकुलर एक्टिविटीज एंड द स्पोर्ट एक्टिविटीज. ठीक है. तो कह रहे हैं कि आपका विद्यालय बिलीव करता है कि डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, टीम बिल्डिंग्स वगैरह होनी चाहिए. ऑन इट्स फाउंडेशन डे, फाउंडर डे, ठीक है, जो उनका फाउंडर डे था, उस पर एक स्टेज प्रोग्राम कंडक्ट किया जिसमें ये बात उनने कोशिश करी पुट ऑन करने की, हैड टू बी पुट अप. ठीक है ना, उन्होंने इस चीज़ को स्टेज प्रोग्राम में दिखाया. एक कमिटी ऑफ द 10 परफेक्ट्स, एक कमिटी बनी 10 परफेक्ट की, दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्लान द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ द फंक्शन करेंगे. दे ऑल डिसाइडेड, जितने भी उसके मेंबर्स थे, ठीक है ना, जो 10 परफेक्ट्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिसाइकिल पेपर यूज़ करेंगे फॉर द डेकोरेशन, जो डेकोरेशन करेंगे. दे वर स्पिरिट्स ऑफ द यूनिटी एंड हारमोनी एंड ऑल द मेंबर्स सपोर्ट ईच अदर, और सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. ठीक है. विद द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग द प्रोग्राम है सिस्टमेटिक प्लान एंड एग्जीक्यूटेड. म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस से द प्रोग्राम वाज सिस्टमेटिकली प्लान एंड एग्जीक्यूटेड. अगर आप यहाँ से देखो तो ये बात गोल ओरिएंटेड, जो ये बात है वो आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात करती है. कार्तिक, वन ऑफ द परफेक्ट, रियलाइज दैट द अननोइंग्स दैट द ग्रुप हैज अप्लाइड वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. ये प्रिंसिपल वाली लाइन है कि कार्तिक, जिस एक परफेक्ट था, उसने ये रियलाइज़ किया कि अनजाने में ही ग्रुप ने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर दिया जब वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान कर रहा था. वो कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है ना. ठीक है, अगर आप देखोगे तो उस पर डी क्रॉप्स आपको दिख रहा होगा. ही वॉज आल्सो इंस्पायर्ड बाई द सक्सेस, he was also inspired by the success of the function and that he asked his father, अपने फादर से कहता है apply the same principle in his business, के उनको भी यही प्रिंसिपल अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहिए. his father replied that he is already using this principle. उनके फादर ने कहा वो पहले से ही प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं. तो जो 2 फीचर्स हम लोग को देखे वो था, एक आपका गोल ओरिएंटेड, दूसरा था ग्रुप एक्टिविटी. ठीक है ना. इन द केसेस द एफर्ट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स एंड परफेक्ट आर पुट इन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड सपोर्ट ईच अदर. ठीक है. और मेन पर्पस क्या था, गोल ओरिएंटेड. तो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे. अगर आप गौर से देखेंगे तो एक चीज़ और भी दिखेगी, ही वाज सक्सेस. ठीक है, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर हुआ. हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटेंजिबल फोर्स, जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम किए गए, एक दूसरे को सपोर्ट करना, म्यूचुअल ट्रस्ट करना, वो दिख नहीं रहा है. पर हाँ, जो उन्होंने सोचा वो सक्सेसफुल फंक्शन परफॉर्म्ड हो गया. इससे पता चल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर ढंग से कंडक्ट किया. इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स. तो आप इंटेंजिबल भी इसका आंसर लिख सकते हैं. तो 3 में से कोई भी 2 लिख देना है आपको. ठीक है. एक तो गोल ओरिएंटेड, दूसरा ग्रुप एक्टिविटी, ठीक है, और तीसरा इंटेंजिबल. उसके बाद आपका इस पर कोई भी सेट में नहीं है क्वेश्चन. उसके बाद सेट 2 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. दिल्ली में सेट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन की मीनिंग लिखनी है.
ऐसे अगर आप सेट 3 में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इफेक्टिवनेस के बारे में पूछा था। इफेक्टिवनेस का मतलब हम लोगों को पता है डूइंग टास्क कर हम लोगों ने पढ़ा इट refers to doing tasks, ठीक है, डूइंग द टास्क या कंप्लीटेशन ऑफ टास्क और अचीविंग द टारगेट ऑन टाइम। हम लोगों ने पढ़ा है कि अचीविंग द टारगेट्स ऑन टाइम या डूइंग टास्क ऑन टाइम हम लोगों ने पढ़ा है, वो इफेक्टिवनेस को बता रहा है। तो आपको इसकी मीनिंग लिखनी है। 2015 में यही क्वेश्चंस आए थे, कोई खास नहीं। अगर आपने गौर से देखा हो तो कोई खास ऐसा नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 में कोई डिफिकल्टीज आई हो आपको आंसर करने में। अब आ जाते हैं हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर पे। उसमें सेट 1 में ही सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है इज द मैनेजमेंट, अब देखें इस क्वेश्चन को, इज मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद द डूइंग द राइट टास्क, completion the activities and achieving the goals without taking into consider the cost benefits। कह रहे हैं कि मैनेजमेंट केवल राइट टास्क को काम कंप्लीट कर ले या कंप्लीटेशन ऑफ एक्टिविटी करे बिना किस चीज़ को ध्यान में रखे, कॉस्ट को ध्यान में ना रखे, कॉस्ट बेनिफिट को ध्यान में रखे। तो क्या तुम इस बात से एग्री कर रहे हो? नो। हम लोग आंसर लिखेंगे नो, मैनेजमेंट इज कंसर्न, ठीक है, मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द डूइंग टास्क राइट कंप्लीटेशन ऑफ टास्क एंड अचीविंग द गोल्स विदाउट कंसीडर द कॉस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है ना, केवल कॉस्ट बेनिफिट्स को कंसीडर ना किए, ये वाली बात से हम एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है बिकॉज रीजंस क्या है, बिकॉज इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर फिर जो हम लोगों ने पढ़ा था वही लिख सकते हैं, अगर केवल आप डूइंग टास्क करेक्टली करोगे, ठीक है, ये लिखा है बोथ आर इक्वल बिकॉज इट इज नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीटेशन ऑफ टास्क ऑन टाइम बट आल्सो डूइंग करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ये कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए, ठीक है, ये कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। तो इसका आंसर नो होगा। और रीजन आपको क्या लिखना है, क्योंकि इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, केवल डूइंग टास्क करेक्टली कर देना ऑन टाइम से काम नहीं चलेगा। 1 नंबर के क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं लिखनी, यही क्वेश्चन 3 नंबर का होता तो वो पूरा पैरा लिख देते विद एग्जाम्पल लिख देते। फिर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफाइन व्हाट इज द मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है तो हम लोगों को पता है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और कह रहे हैं एक्सप्लेन इट्स एनी 3 फीचर्स दैट एस्टैब्लिश द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम लोगों को पता है, पहला एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, और तीसरा आपका प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन करें। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपने याद किया वही लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशंस के कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देने, और इस कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देने हम लोगों को, केवल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पूछे गए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं कोऑर्डिनेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कोई भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन कर देना। पहला, इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, यूनिटी ऑफ एक्शंस, कंटिन्यूअस, परवेसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजमेंट और डेलिब्रेट एक्शन। तो इनमें से कोई भी 4 आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर अब हम लोग बात करें सेट 2 में कोई खास चेंजेस, सेट 2 में केवल क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को एक समझने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखें तो वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 सेट 2 में स्टेट, अब देख रहे हैं यहाँ पर पढ़ लें जरा गौर से, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट डू नॉट एस्टैब्लिश इट एज एन प्रोफेशन।
तो 5 पॉइंट्स पढ़े थे, लास्ट के 4 एक्सप्लेन करने। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोफेशन की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, बट मैनेजमेंट में ऐसा है नहीं, कोई भी इंसान मैनेजमेंट में मैनेजर बन सकता है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। बट नाउ ए डे वाली बात लिख सकते हैं, ठीक है, कि लेकिन हम लोग किसको प्रेफर कर रहे हैं, कंपनी प्रेफर कर रही है जो MBA डिग्री होल्डर होते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड और सर्विस मोटिव, तो 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं केवल, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि कौन से वो पॉइंट्स बताओ जो कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन नहीं करते। उसके बाद अगर हम लोग सेट 3 में जाते हैं, ठीक है ना, सेट 3 में अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को डिफाइन करना है। मैनेजमेंट क्या होता है वो बता देना आपको, मैनेजमेंट की मीनिंग हम लोगों को पता है। एक्सप्लेन, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फीचर्स दैट इस्टेब्लिश इट एज एन सोशल साइंस। तो हम लोगों ने 3 पढ़े थे, पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो आपको केवल 2 प्रिंसिपल, क्योंकि पहला वो सॉरी 2 फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि पहला वाला तो ये बताता है मैनेजमेंट एज एन साइंस, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस वाला हम लोगों को नहीं करना, मैनेजमेंट एज ए सोशल साइंस क्या है, तो लास्ट के ये 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना। उसके बाद दिल्ली में अगर हम लोग जाते हैं तो दिल्ली में आपका सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पर हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देख लें सबसे पहले आप। दिल्ली में कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, प्रोसेस वर्ड को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो हम लोगों को पता है प्रोसेस क्यों कहा जाता है, बिकॉज इज ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन विच आर परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर एट ऑल द टाइम इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। तो वो लाइन आपको यहाँ पर लिख देनी। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के आपको जो 5 पॉइंट्स पढ़े थे उसमें से कोई बताना है। हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स या ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, हेल्प इन अचीविंग द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल गोल्स, इंप्रूव एफिशिएंसी, और लास्ट पॉइंट उनको चेंजिंग अडॉप्ट द चेंजिंग एनवायरनमेंट ईजिली, ठीक है। तो आप कोई भी उनमें से डायनेमिक इन नेचर वाला, ठीक है, क्रिएटिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई भी 5 में से कोई भी 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सेट 2 में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई भी करेक्टरिस्टिक्स पूछे गए हैं आपको, 7 करेक्टरिस्टिक्स में से कोई भी 4 करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। सेट 3 में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों का 2016 का था। अब चलते हैं 2017 पे। 2017 में अगर हम लोग बात करें तो 2017 में क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो है सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 14 आउटसाइड दिल्ली का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ लें हम लोग, क्या पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो आइडेंटिफाई द लेवल एट विच मिस्टर ऋतुतोष मुखर्जी वाज वर्किंग और स्टेट एनी 3 मोर फंक्शन। ये ध्यान से पढ़ना है, वर्ड लिखा है मोर फंक्शन। मोर फंक्शंस का मतलब होता है जो ऊपर एक्सप्लेन किया, जो आइडेंटिफाई करने में मदद किया, उसके अलावा बताए। तो कभी कभी वर्ड मोर यूज़ करते हैं या अदर। अदर का मतलब होता है कि जो ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया उसके अलावा बताएं, ठीक है। अब केस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। मुखर्जी वाज रिसेंटली ज्वाइन द AVM लिमिटेड, एक कंपनी ज्वाइन करी जो कि रेफ्रिजरेटर बनाती। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ एंड अदर डिपार्टमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिंग, ठीक है। तो उन्हें ये लगा कि उनका डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ है और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैव रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट इट कॉर्पोरेशंस विद द अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव। तो उन्हें लगने लगा कि उनके डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, यानी कि कौन से लेवल में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय होता है, मिडिल लेवल में, ठीक है। तो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल में। अब ये चीज़ तो बता दी गई, तो अदर पॉइंट्स बताने। तो हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े थे।
तो देखिए पहला ये वाला पॉइंट्स हो चुका है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग कौन कौन से पॉइंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी, मोटिवेट करना या कॉर्पोरेट करना विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर इनपुट, या आप लिख सकते हो असेंबलिंग कराना, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एम्प्लॉय देना, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो ये क्वेश्चन आपको ये बताया गया। उसके बाद इस सेट में और कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। दिल्ली में और कोई क्वेश्चंस नहीं है, सेट बी में भी कोई क्वेश्चन नहीं है जो चेंज नहीं हुए, ना सेट 3 में कोई चेंजेस है। अब सीधे दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में जो हम लोगों का सेट ए है, सेट 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। सेट 2 में आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 से कोई चेंजेस नहीं है। दिल्ली में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द लेवल पता करना है मैनेजमेंट में कि मिस्टर आशुतोष कौन से पे वर्किंग कर रहा है, और स्टेट द, फिर वही वर्ड है 3, अभी ऊपर मोर लिखा था, यहाँ पर 3 अदर लिखा हुआ है, तो सेम ही बात है, मैंने पहले बताई अदर फंक्शन बताने। तो ये वर्किंग करते हैं एक्सेल लिमिटेड में एज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द एयर प्यूरिफाई बनाते हैं, एयर प्यूरिफाई कंपनी बनाती है। ही फाउंड दैट द प्रॉफिट वाज स्टेटेड डिक्लाइन फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, उन्हें लग रहा है कि उनका प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है लास्ट 6 मंथ से। द प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, उन्हें पता है कि प्रॉफिट जरूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म्स के लिए। सो दैट ही एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे हैं एंड फाइंड आउट द रीजन ऑफ इट डिक्लाइन, ठीक है। तो ये काम कौन करते हैं, टॉप मैनेजमेंट करते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट का यहाँ पर, ठीक है ना, किस पे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल में काम कर रहे हैं, और कौन से 3 फंक्शन, ठीक है। तो अदर फंक्शन बताने वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए है, या कनेक्टेड रहेंगे विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टेड रहना, असेंबलिंग कराना, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स करना, या की डिसीजन लेना, ये सब काम करेंगे। 2017 में बस यही 2 क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग नहीं करते थे, यही 2 क्वेश्चंस थे। सेट मतलब चेंजेस सेट सेकंड और सेट थर्ड में कोई चेंजेस नहीं है जो 2017 में है चैप्टर नंबर 1 से। अब चलते हैं 2018 पे। टू 2018 में एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 20, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और कोई चेंजेस नहीं है, केवल क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, तो डायरेक्ट उस पर चलते हैं हम लोग। और आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशंस क्या होता है उसे बताना, स्टेट एनी 4 फीचर्स, उसके कोई भी 4 फीचर्स आपको बता देना। और कोई क्वेश्चन और कोई भी चैप्टर में ऐसा नहीं, इस 2018 में कोई भी केस स्टडीज नहीं है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट ईयर के पेपर। दिल्ली पहले, आउटसाइड दिल्ली, फिर दिल्ली के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले आउटसाइड दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, वो आपका बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 1 से, लास्ट ईयर का सेट 1 आउटसाइड दिल्ली लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, आपको पता क्या लगाना है, 1 मोर फंक्शंस अदर देन दोज मेंशन अबव, जो ऊपर बताए गए उनके अलावा, डज द हिज टीम, दिस टीम, कौन सी, जो टीम हैज परफॉर्म एट द लेवल दे आर वर्किंग, ठीक है। तो दास इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द, ठीक है, गवर्नमेंट लिमिटेड के लिए ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द चीज़ बनाते हैं। ही हैज एफिशिएंट टीम वर्किंग अंडर हिम कंसीडरिंग द रजत, उनके अंडर में एक अच्छी टीम काम कर रही, रजत जिसके प्रोडक्शन मैनेजर है, विनय जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, आदित्य जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर है। दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट द पॉलिसी, कौन करता है इंटरप्रिटेट द पॉलिसी, जो मिस्टर दास बना रहे हैं ये लोग करते हैं, यानी कि ये लोग मिडिल लेवल से बिलोंग कर रहे हैं।
ठीक है, इंश्योर देयर डिपार्टमेंट, और उसके बाद वो ये भी देखते हैं कि उनके डिपार्टमेंट इंश्योर कर सके कि उनके पास एडुकेट मैन पावर, यानी कि प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉय उनके पास होने चाहिए। असाइन देम द नेसेसरी ड्यूटीज एंड मोटिवेट देम टू अचीव द गोल्स, यानी कि उन्हें ड्यूटीज असाइन करेंगे, ये हो गई ऑर्गेनाइजिंग की बात, और मोटिवेट करेंगे जिससे कि गोल्स को अचीव किया जा सके। तो इनमें से कोई भी, ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहे थे कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है तीनों लोग मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पूछे कि टीम, दिस टीम में परफॉर्म एट द लेवल, किस लेवल पे उनकी टीम काम कर रही है, तो उनकी टीम किस लेवल पे काम कर रही है, मिडिल लेवल पे काम कर रही है, ठीक है। और कोई भी एक फंक्शन जो ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया उसमें से कोई, तो हम लोगों ने देखा ऊपर ये सब फंक्शंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी ऊपर बताया गया, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बताया गया, मोटिवेट बताया गया, ठीक है। तो अब आप कंट्रोलिंग और इंस्ट्रक्शंस द एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक अदर फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछे जा रहे हैं कि फीचर्स एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बता दें, या कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बता दें। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 20 है। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी 5 बताने, 5 ही हैं वैसे, हम लोगों ने 5 ही पढ़े, 5 बता देने, और कोई भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये हम लोगों का नहीं है, ये चैप्टर 2 से है, तो आप इसका ए पार्ट आपके रिलेट करता है। सेट 3 पे जाए हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 20 सेट 3। इसमें एक पार्ट जो है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करता है, उससे अभी हम लोग नहीं डिस्कस करें। हम लोग कह रहे हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। तो आपने जो 5, ठीक है, 5 पॉइंट्स पढ़े हैं, आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो आपने जो पढ़ रखा है, आप उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ये रहा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में, ये वाला आपको एक्सप्लेन कर देना पूरा। ये तो होगा क्वेश्चंस हम लोग के जो आउटसाइड दिल्ली में आए थे। अब दिल्ली के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेट 1 में अगर हम लोग जाते हैं, सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 केस स्टडीज है, ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन इग्नोर बाय मींस द आल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। और ऐसी कुछ एग्जांपल लेके आपको बताना। तो क्वेश्चंस में क्या है कि एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस चला रहे थे, नेमली जिसका स्मार्ट फ्लेवर्स था। हर आइसक्रीम वाज अल्ट्रा डिलीशियस, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सी मेक द आइसक्रीम फ्रॉम द फ्रेश मिल्क एंड सेम्स आर अवेलेबल इन द वाइड रेंज ऑफ द फ्लेवर्स, बहुत सारे फ्लेवर्स एंड पैक्स में अवेलेबल थी। सी सेट ए वेरियस बिजनेस ऑब्जेक्टिव और वर्क विद द सेम इन द माइंड टू ऑर्डर द इंश्योर दैट द कस्टमर विल बैक फॉर परचेजिंग, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगता है कि
सारी चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखा, जिसके कारण कस्टमर उनके पास अगेन एंड अगेन आता है। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज था हर बिजनेस वाज वेल डूइंग, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट मिल रहा था। सी स्टार्ट कटिंग डाउन द कॉस्ट, तो उन्होंने कॉस्ट को कटिंग करने, दिस वुड द सेम सम टाइम लीड टू द डिले इन द डिलीवरी, और साथ साथ दिक्कत क्या आ रही थी, डिले इन द डिलीवरी कभी कभार होती थी, एंड द आइसक्रीम्स आर नॉट रीचिंग द मार्केट इन द टाइम, तो डिले होता था जिसके कारण आइसक्रीम सही समय पे मार्केट नहीं पहुंचती थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द डिमांड ऑफ हर आइसक्रीम वाज डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ इट्स कंपटीटर्स एंटर इन द मार्केट, धीरे धीरे उनकी आइसक्रीम की डिमांड घट गई क्योंकि नए कंपटीटर्स सेम बिजनेस में एंटर होने लगे। सी लॉस सम ऑफ द मार्केट शेयर टू द कंपटीटर्स, उन्होंने कुछ मार्केट शेयर भी लॉस किया, यानी कि उनके जो जितने भी कस्टमर थे वो उतने नहीं रहे, कम हुए। At the beginning of the summer season, she got back-to-back order from the supply of 4,000 ice cream pack of the different flavor from the special occasions to ensure that the task has completed. अब यहाँ से देखेंगे, वैसे ऊपर तक का केस पढ़ा तो आप देख सकते हो, ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता था आपसे, और आपसे टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी पूछी जा सकती है, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन वाली, ठीक है। पर क्वेश्चन में आपसे वो पूछा नहीं गया, आपसे पूछा गया चैप्टर नंबर 1 से आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट दैट हैज इग्नोर्ड, जो उसने किया। अब यहाँ से पढ़ेंगे, टू इंश्योर दैट द टास्क वाज कंप्लीटेड एंड द ऑर्डर आर डिलीवरी इन द टाइम, सी हायर द एडिशनल वर्कर, उसने सोचा कि समय पे काम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए एडिशनल वर्कर रखें। सी वाज दस द एबल टू प्रोड्यूस एंड डिलीवरी द आइसक्रीम बट एट ए हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए, इसके लिए उन्होंने कुछ एडिशनल वर्कर रखे, लेकिन इसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होने लगी। वाइल द कंप्लीटेड एक्टिविटीज फिनिशिंग द गिवन टास्क फॉर द अचीविंग, ममिता रियलाइज दैट ही वाज इग्नोरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। कौन सा हम इग्नोर कर रही है? एफिशिएंसी, ठीक है। तो बस यही आपको बताना है कि कौन सा इग्नोर कर रही है, तो इग्नोर कर रही है एफिशिएंसी। आल्सो एक्सप्लेन द सेम विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, आपको ये चीज़ें बतानी, तो एग्जाम्पल आपने पढ़ा था 1000 वर्कर्स वाला, अब वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आपके एक्सप्लेनेशन में आप ये बात लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहे हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रूथ, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट इज ए साइंस। तो आपको बता देना मैनेजमेंट इज ए साइंस है कि नहीं, तो हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट इज नॉट इन प्योर साइंस, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, सॉफ्ट साइंस और सोशल साइंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, और फिर वो रीजंस आपको बता देने। पहला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और तीसरा आपका क्या था, तीसरा था यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो वो कोई भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपको ये लिखना है मैनेजमेंट इज ए साइंस। आगे लिखा है मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, देयर आर द 3 डायमेंशन, एक्सप्लेन दीज डायमेंशन, वो तीनों डायमेंशंस बता देने, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करता है। 3 डायमेंशन क्या थे, मैनेजमेंट ऑफ द वर्क, मैन और ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल्स और, तो ये आपको तीनों डायमेंशन से यहाँ पर ये वाला है सर। फिर आपका जो क्वेश्चन है इस सेट में वो है आपका क्वेश्चन नंबर 25, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखोगे तो प्रताप सिंह इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द नेशनल एंटरप्राइजेज, इट इज द ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाती है कंपनी। द एंटरप्राइजेज हैज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन विच द जॉब ऑफ द सिमिलर नेचर हैज टू बी ग्रुप टुगेदर एज अ प्रोडक्शन मैनेजर्स।
production managers, financing managers, and human resources. The Nese Enterprises has been manufacturing the unit at the message. The factory has been plugged at the many problem for a long time, which are knowledge of the production management. वरुण शर्मा, ठीक है, बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी लॉन्ग टाइम से, दैट वाज इन द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर के नॉलेज में थे. द वर्कर्स हैज internal differences, workers have internal differences, time and again they are the misunderstanding between the management and the workers. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि जो श्रीराम से सिंह है परफॉर्म द सम ऑफ द फंक्शन, कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कौन, पहली बात. और नेम द इंसेंटिव, ये आपका दूसरे चैप्टर से बिलोंग करता है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं. इंसेंटिव जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. मोटिवेशन टॉपिक से रिलेट करता है ये, चैप्टर नंबर 7 की बात है. तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस इनको परफॉर्म करने हैं. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है. उसके बाद यहाँ पर ये लिखा है नॉलेज पे थे. द वर्कर्स हैज इंटरनल अफेयर टाइम एंड अगेन द मिस हैंडलिंग बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ वर्कर कीपिंग द प्रॉब्लम इन माइंड. द वरुण शर्मा अपॉइंटेड द श्रीराम सिंह. इन्होंने किसको अपॉइंट किया, श्रीराम, हु हैड द 14 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग with the actual workforce and passing the instructions of the middle level to the workers. ठीक है. तो ये पहले तो वरुण शर्मा कौन से लेवल पे काम कर रहे थे, प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो ये मिडिल लेवल पे काम कर रहे थे. इन्होंने किसको अपॉइंट किया, ठीक है, श्रीराम सिंह को अपॉइंट किया, सियाराम सिंह को अपॉइंट किया, जो कि किस में काम करेंगे, लो लेवल में. क्यों, क्योंकि उनके पास 14 ईयर का एक्सपीरियंस था किसको हैंडल करने का या एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ काम करने का. अगर बताएं तो ये सुपरवाइजर हुए. वो मीट करते हैं, ठीक है ना, मीट द वरुण टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट द मैनेजमेंट वांटेड, और समझ जाते हैं क्या मैनेजमेंट को चाहिए. देयर आफ्टर ही मीट द वर्कर्स एंड कन्विंस द आइडिया ऑफ द मैनेजमेंट टू देम. उसके बाद वो वर्कर्स से मिलते हैं और जो मैनेजमेंट का आइडिया था वो उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, यानी कि इंटरप्रिटेशन करते हैं. ही आल्सो प्रॉमिस द वर्कर्स टू कन्विंस देयर प्रॉब्लम्स टू द मैनेजमेंट. उन्होंने ये भी कहा कि वो उनकी प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक पहुँचाएंगे. इन दिस वे ही क्लियरली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर. इस ढंग से उन्होंने बहुत अच्छी क्लियर कर दी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में. ही आल्सो सॉर्टेड आउट द इंटरनल डिफरेंस, जो इंटरनल डिफरेंसेस आ रहे थे उन्हें भी शॉर्ट आउट किया. एंड एबल टू यूनिटी द वर्कर विद इन ए 1 month ऑफ हिज ज्वाइनिंग. 1 महीने के अंदर उन्होंने यूनिटी लिया है वर्कर्स के अंदर. हिज वर्क वॉज एक्नॉलेज्ड बाई द मैनेजमेंट एंड ही गिवन ए सर्टिफिकेट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस अलॉन्ग विद द 10% इंक्रीज इन द सैलरी. ठीक है, ये इंसेंटिव्स की बात हो गई, ये बात की बात है. हम लोगों का यहाँ तक है कि क्या पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द फंक्शन दैट हैज टू बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एट द पोजीशन ही वाज वर्किंग. तो कोई भी 5 फंक्शंस बताने जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं. तो लो लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना. तो कौन कौन से फंक्शंस उनको परफॉर्म करने, तो ये 5 फंक्शंस आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो कि रिप्रेजेंटिंग करनी वर्कर्स की प्रॉब्लम्स, इंटरप्रिटेशन पॉलिसी बतानी है मिडिल मैनेजमेंट की क्या है वर्कर्स को अच्छे से, उनकी सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना, गुड वर्किंग कंडीशन देनी, उनके सजेशंस को वेलकम करना है. ठीक है, तो ये सारे काम करेंगे. अगर हम लोग सेट 2 में जाते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, वो चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग करता है. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. तो ये आपको यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स बताने, ठीक है, दोनों बताने. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स वाला, और इट इज़ नीडेड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि परवेसिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, नो वन कैन एस्केप फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात बतानी. उसके बाद दूसरे पार्ट में पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स, कोई भी 3 रीजन दे विच क्लेरिफाई दैट द मैनेजमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंट डे बाई डे. डे बाई डे मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आपको लिखना, सिंपल सी बात है. उसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है. अगर सेट 3 में जाते हैं हम लोग, तो सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो आपने पूरा पढ़ रखा है, आप वो चीज पूरी यहाँ पर एज इट इज लिख सकते हैं. ये रहा मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बात आपको लिखनी है.
दूसरा क्वेश्चन है आर्ट इज कंसर्न विद द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट कंपेयर ऑल द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट विद द आर्ट्स एंड प्रूव इट इज़ एन आर्ट। तो ठीक है, आपको बता देने तीनों पॉइंट्स आप बता दोगे कि मैनेजमेंट आर्ट क्यों है, क्योंकि आपको पता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आपको ये सब पता है, बता देंगे। चैप्टर नंबर क्वेश्चन पेपर जो था आपका लास्ट ईयर का, उसमें बस यही क्वेश्चन थे चैप्टर 1 से। अब आ जाते हैं हम लोग सैम्पल पेपर पे जो हम लोगों का सीबीएसई ने इशू किया है करंट ईयर के लिए 19 एंड 20 के लिए, ठीक है। तो इसमें केवल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इट इज एन साइंस, आर्ट या बोथ? तो आंसर है बोथ। मैनेजमेंट आर्ट भी है एज वेल एज साइंस भी है। दूसरा क्वेश्चन है द परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर एट शारदा लिमिटेड, ए फर्म मैन्युफैक्चरिंग द रेडीमेड गारमेंट, आर जनरली एट ए कन्फ्लिक्ट। तीनों मैनेजर्स, परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स मैनेजर के, जो कि एक शारदा लिमिटेड में काम करते हैं, तीनों मैनेजर्स जो हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलता है एज दे हैव देयर ओन गोल्स, बिकॉज दे हैव देयर ओन गोल्स, खुद के गोल्स हैं। यूजली ईच थिंग्स दैट ओनली वन दे आर रिक्वायर्ड टू, ओनली दे आर द क्वालिफाइड टू इवेल्यूट, जज एंड डिसाइड टू एनी मैटर अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। तो कह रहे हैं सबको ये लगता है कि वही क्वालिफाइड है इवेल्यूट करने के लिए, जज करने के लिए। नेम द कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड बाई CEO मिस्टर रमन टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस इन द अप्रोच एंड इंटरेस्ट और ओपिनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करें। तो आप देखो कि इन तीनों मैनेजर्स के बीच में किस चीज की मिसिंग, किस चीज की कमी है, कोऑर्डिनेशन की। तो आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन। 21 क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल सा लिखा है, लिस्ट एनी 3 टास्क दैट मिस्टर, ठीक है, नीडेड टू डू एज ए प्रोडक्शन मैनेजर। अगर उन्हें काम करना है तो कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट बतानी है आपको। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट बता देना आपको कि कौन से, ठीक है ना, टू कैरी आउट द प्लान लेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन मैनेजर की तरह अगर काम कर रहे हैं तो मिडिल लेवल के कोई भी 3 फंक्शंस बताने हैं आपको। और उसके बाद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, तीनों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को पता है किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये तीनों एक्सप्लेन कर देना। डायरेक्ट क्वेश्चंस था। तो बस इस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिया आप लोगों को। हम लोग 2015, 16, 17, 18, 19 और करंट ईयर का सैम्पल पेपर यानी कि सेशन 19-20 का डिस्कस कर लिया। चैप्टर 1 से रिलेटेड जितना भी हो सकता हम लोगों ने कवरेज कर लिया।